हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन के साथ जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की जर्नी चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा डिले यहाँ पर हो गया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे व्यूअर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस इस पर हमें मिल रहा था और लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे थे और उन्हें और वीडियोस के और चैप्टर के वीडियोस की और आवश्यकता थी और डिमांड थी, मांग थी, तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर से हम एक नई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं कि आपको जो भी हम चैप्टर यहाँ पर पढ़ाएंगे उसका आपको मैं कह सकता हूँ कि समरी जो है, समरी फॉर्म में एनसीईआरटी की जो समरी है वो भी एक पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, अगर आप उसको एक ब्लॉग के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ओकुल की जो वेबसाइट है okul.co पे आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि थोड़ा सा और चीज़ों को इन्हेंस किया जाए, थोड़ा सा अच्छी चीज़ें आप लोगों को दी जाए, तो इसी के लिए ये थोड़ा सा टाइम हमें लग गया, लेकिन अब हम इसको रेगुलरली कंप्लीट बहुत जल्द इस बुक को कर लेंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 7 के पार्ट 4 को। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो चैप्टर 7 जो है, जो इसका पार्ट 4 है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर से स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे पार्ट्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। ग्लेशियर से स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, देखिए, मासेस ऑफ आइस मूविंग एज शीट्स। तो मासेस ऑफ आइस का मतलब है आइस के जो बड़े बड़े मासेस होते हैं जो किसकी तरह मूव करते हैं, शीट्स की तरह ओवर द लैंड। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, वन इज योर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड द अदर वन इज योर पीडमोंट ग्लेशियर। ठीक है, मेजर ये टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और पीडमोंट ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर वो होते हैं जो कॉन्टिनेंट की तरह होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास एंटार्क्टिक जो है, जो एंटार्क्टिका है वो एक कॉन्टिनेंट है, तो वो एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। ठीक है, और पीडमोंट ग्लेशियर वो होते हैं जो किसी एक वैली तरीके की होती है, उसमें जो डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इफ द वास्ट शीट ऑफ आइस इज स्प्रेड ओवर द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स और एज अ लीनियर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन अ ब्रॉड ट्रफ लाइक वैली। ठीक है, उसको बोला जाता है माउंटेन और वैली ग्लेशियर्स, उनको बोला जाता है सबको क्या, ग्लेशियर्स। ठीक है, ये यहां पर देखिए आपको एक फिगर में भी दिखाया गया है इस तरीके से। द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो। अब हमें पता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो काफी तेज होता है, उनके कंपेयर में अगर हम ग्लेशियर के फ्लो की बात करें तो वो क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, और कितना हल्का होता है, द मूवमेंट कुड बी फ्यू सेंटीमीटर्स टू अ फ्यू मीटर्स इन अ डे और इवन लेस और मोर। तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ग्लेशियर जो है वो इतना ही मूव करेगा। ठीक है, तो कोई ग्लेशियर हो सकता है वो फ्यू मीटर तक मूव कर सकता है किसी दिन में, या उससे कम भी कर सकता है या उससे ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्लेशियर का जो मूवमेंट है उसका जो मेन फोर्स है, जो मेन फोर्स जो उसके जिसका कारण है, जो मूवमेंट का कारण है ग्लेशियर का, वो क्या है, वो है ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे इसमें लिखा गया है, देखिए, इरोजन बाय ग्लेशियर्स इज ट्रिमेंडस। इरोजन जो है, ग्लेशियर्स के द्वारा इरोजन ज्यादा होता है। ठीक है, इरोजन क्या होता है वो आपको पता है कि कोई चीज अगर इरोड हो रही है, यानी कि अपनी जगह से जो है वो हट रही है, इरोड हो रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, उखड़ रही है, उसको बोला जाता है इरोजन। तो इरोजन बाय ग्लेशियर जो है वो ट्रिमेंडस होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द शेयर वेट ऑफ द आइस। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होगा। ठीक है, और किसकी वजह से होगा, शेयर वेट ऑफ द आइस की वजह से। द मटेरियल प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाय ग्लेशियर यूजुअली लार्ज साइज्ड एंगुलर ब्लॉक्स एंड fragments get dragged along the floors or the sides of the valleys and cause great damage through abrasion and plucking। तो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो लैंड के फ्लोर के जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ग्लेशियर द्वारा प्लक कर लिए जाते हैं। प्लक का मतलब है कि वो ग्लेशियर द्वारा उखाड़ दिए जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, इरोजन जो है वो एक ज्यादा बड़ा, यहाँ पर इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इवन
अनविदर्ड रॉक्स। अनविदर्ड रॉक्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है विदरिंग क्या होती है। विदरिंग का मतलब होता है ऐसे रॉक्स जो छोटे पार्ट में टूट चुके हैं, उनको विदर्ड बोला जाता है, विदर्ड रॉक्स। तो अनविदर्ड रॉक्स पे भी इनका जो है सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। एंड कैन रिड्यूस हाई माउंटेन्स इनटू लो हिल्स एंड प्लेन्स। तो जो हाई माउंटेन्स होते हैं, बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनको ये लो हिल्स और प्लेन्स में क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। कौन, ग्लेशियर्स। ठीक है। एज ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू मूव, डेब्रिस गेट्स रिमूव्ड। ठीक, divides get lowered and eventually the slope is reduced to such an extent that glaciers will stop moving, leaving only a mass of low hills and vast outwash plains along with other depositional features. ठीक है, जब ग्लेशियर्स मूव करते रहते हैं तो जो डेब्रिस होता है, ठीक है, डेब्रिस क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। जो डिवाइड्स होते हैं वो लोवर्ड हो जाते हैं। डिवाइड्स हमने पढ़ा था हमारे पिछले सेक्शंस में, हमने डिवाइड्स के बारे में पढ़ा था। जो हमारा प्लेन्स होते हैं उसके बीच में जो डिवाइड्स होते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो लोअर हो जाते हैं और जो स्लोप है वो रिड्यूस हो जाता है इस एक्सटेंट तक, इस हद तक रिड्यूस हो जाता है कि जो ग्लेशियर्स है उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ग्लेशियर्स स्टॉप मूविंग लीविंग ओनली अ मास ऑफ लो हिल्स। तो वहां पर क्या बन जाते हैं, सिर्फ लो हिल्स या वास्ट आउटवॉश प्लेन्स बन जाते हैं। ये वास्ट आउटवॉश प्लेन्स क्या होते हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद अदर डिपोजिशनल फीचर्स। तो अदर डिपोजिशनल फीचर्स कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में जो हमारे ग्लेशियर से बनते हैं। ठीक, सबसे पहला लिखा गया है सर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्क। तो पिछले पार्ट्स में भी मैंने इस चैप्टर में एक चीज नई थोड़ा सा की थी कि मैंने आपको फिगर्स के हेल्प से चीजें समझाई थी, वही चीज मैं यहां पर भी करूंगा। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं सर्क के बारे में क्या है और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सर्क होते हैं। ठीक, देखिए, सर्क्स आर द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म इन द ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। तो ये मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म है और ध्यान रखिएगा किस तरीके का लैंडफॉर्म है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है सर्क। ठीक है, द सर्क क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैलीज। ये ग्लेशियल वैलीज के हेड में होते हैं, यानी कि ऊपर होते हैं। द एक्यूमुलेटेड आइस कट्स दीज सर्क्स व्हाइल मूविंग डाउन द माउंटेन टॉप्स। तो जो एक्यूमुलेटेड आइस होती है, जो इकट्ठा हुई आइस होती है, वो इन सर्क्स को क्या करती है, कट करती है। और कैसे कट करती है, जब ये मूव करती है कहां से, माउंटेन टॉप से नीचे की तरफ को। दे आर डीप होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड वाइड ट्रफ्स और बेसिन्स विद वेरी स्टीप कॉनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स एट देयर हेड्स एज वेल एज साइड्स। तो इनके हेड पर भी और इनके साइड पर भी जो इनका स्लोप होता है, कह सकते हैं जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टीप होता है, कॉनकेव या फिर वर्टिकल होता है। ठीक है, फिर वहां पर एक चीज और बनती है जिसको बोला जाता है, देखिए यहां पर लिखा गया है सर्क और टान लेक। ठीक है, अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद इन द सर्क। सर्क पे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक लेक सा दिखाई देता है आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर। जब वहां पर ग्लेशियर क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्योंकि गर्मियों में क्या होगा कि ग्लेशियर है, ठीक है, सर्दियों में ग्लेशियर है, बर्फ ज्यादा है तो ग्लेशियर है। अब गर्मियों में क्या होगा कि वो बर्फ पिघलेगी, वो ग्लेशियर पिघलेगा। तो जब वो ग्लेशियर पिघलेगा तो जो वो एरिया है जहां पर ये ग्लेशियर था, जहां पर ये सर्क था, वहां पर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो एक लेक बनेगा। उस तरीके के लेक को ही बोला जाता है सर्क या फिर टार्न लेक। देयर कैन बी 2 or more सर्क्स, वन लीडिंग इनटू अनदर डाउन बिलो इन अ स्टेप्ड सीक्वेंस। ठीक है, तो सर्क जो है वो सिर्फ एक हो, वो जरूरी नहीं है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना स्टेप फॉर्मेट। अब मैं आपको दिखाता हूं ये सर्क किस तरीके से दिखता है। देखिए, ये देखिए, ये है सर्क। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये वाला, देखिए ये यहां पर देखिए साइड है, स्लोप्स इस तरीके से यहां पर है। ठीक है, और यहां पर देखिए बीच में जो ये एरिया बना हुआ है ये है सर्क। अब यहां पर एक ग्लेशियर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ग्लेशियर आपको दिख रहा है। अब ये ग्लेशियर जब गर्मियों में पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ये वाटर इससे आइस से निकलेगा वो यहाँ पर एक लेक बना देगा। तो इसी को बोला जाएगा क्या, गर्मियों में ये क्या बन जाएगा, गर्मियों में यही चीज आपकी बन जाएगी टान लेक और सर्क लेक। ठीक है, टान लेक या फिर सर्क लेक। ठीक है, ये आप समझ गए क्या होता है सर्क और क्या होता है सर्क और टान लेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं हॉर्न्स एंड सिरेटेड रिजेस। अब देखिए ये क्या होता है, हॉर्न्स फॉर्म थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल्स। जो सर्क वॉल होती है उनका जो हेडवर्ड साइड से जो इरोजन होता है तब हमारा बनता है क्या, हॉर्न्स। इफ 3 or more radiating glaciers cut headward until their cirques meet, high, sharp pointed and steep sided peaks called horns form.
ठीक है, अब ये हॉर्न्स जो होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, द डिवाइड्स बिटवीन द सर्क साइड वॉल्स एंड हेड वॉल्स गेट नैरो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन, यानी कि लगातार इरोजन होता जाएगा, प्रोग्रेसिव इरोजन होता जाएगा, एंड टर्न इनटू serrated or saw-toothed ridges, sometimes referred to as arêtes, with very sharp crest and a zigzag outline. ठीक है, with very sharp crest और a zigzag outline. देख लेते हैं ये किस तरीके से हमें दिखाई देता है। ये दोनों चीज हम देख लेते हैं, हॉर्न्स भी देखते हैं और ये एरेट्स जो है वो भी हम देखते हैं। देखिए ये टान लेक है, ये टान लेक मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखिए ये है हॉर्न, देखिए ये आपका एक साइड का एक सर्क ये है, ठीक है, एक सर्क इसके इस तरफ है, यहां से नीचे जो बनेगा यहां वाले रीजन में ये एक सर्क होगा, और इसके इस तरफ से जो पीछे की साइड है वहां पर भी एक सर्क होगा। ठीक है, अब सर्क में क्या हुआ कि हेडवर्ड इरोजन होगा, ये इसका हेड है सर्क का, ये वाला रीजन, ठीक है, इस वाले सर्क का ये वाला हेड है, तो यहां से जो हेडवर्ड इरोजन होगा तो ये हमारा देखिए एक पीक बन गया। ठीक है, ये एक पीक बन गया, तो इसी को बोला जाता है हॉर्न। ठीक है, इसका हाई जो टॉप है वो हाई होता है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नुकीला पीक है, उसको बोला जाता है हॉर्न। ठीक है, और ये एक बहुत फेमस हॉर्न है जो है मैटर हॉर्न। ठीक है, ये कहां पर है, ये एल्प्स जो माउंटेन है वहां पर है, हाईएस्ट पीक है उसका, जिसको बोला जाता है मैटर हॉर्न। ठीक, और आपने कभी कभार इस तरीके का भी एक चीज देखी होगी कि जैसे मान लीजिए इस तरफ से एक सर्क था, ठीक है, एक इस तरफ से सर्क था और उसके बीच में एक इस तरीके का हमारा बन जाता है, जैसे मान लीजिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोला जाता है एरेट। ठीक है, इसको बोला जाता है एरेट। तो ये जो दो सर्क बनेंगे, जैसे यहां पर एक सर्क है C1 लिख देता हूं मैं इसको, यहां पर एक दूसरा सर्क है C2, तो ये इनकी जो हेडवर्ड इरोजन होगा, इनके बीच में जो डिवाइड है दोनों सर्क के बीच में, उसको बोला जाएगा क्या, एरेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारी चीजें दिखाने को वैसे यहाँ पर भी दिखाई गई हैं, अगर आप यहाँ से समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इस डायग्राम में थोड़ा सा चीजें उतने अच्छे से नहीं समझ में आती हैं, इसलिए मैंने ये फिर से आपको सारे अलग अलग डायग्राम के हेल्प से दिखाने की कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं, एक और हमारे पास इरोजनल फीचर है, उसके बाद हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला है ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रफ्स। ठीक है, ग्लेशिएटेड वैलीज आर ट्रफ लाइक एंड यू शेप्ड। ठीक है, ट्रफ लाइक होती है, ट्रफ का मतलब होता है इस तरीके से जो होता है, और ये इस तरीके का ही शेप होता है क्योंकि लिखा गया है देखिए यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर्स एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स। तो इनका जो फ्लोर होता है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, और इनका जो साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मूथ एंड स्टीप। स्टीप मतलब जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्टीप है, अगर मान लीजिए इस तरीके का स्लोप होगा तो ये उतना ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टीप स्लोप है, इस तरीके का ही इनका साइड्स होती है। द वैलीज मे कंटेन लिटर्ड डेब्रिस और डेब्रिस शेप्ड एज मोरेन्स। ठीक है, अब ये मोरेन्स क्या होता है ये मैं भी आपको दिखाता हूं। ठीक है, विद स्वाम्पी अपीयरेंस, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, स्वाम्पी होती है। देयर मे बी लेक्स गोज्ड आउट ऑफ रॉकी फ्लोर और फॉर्म्ड बाय डेब्रिस विद इन द वैलीज, और फॉर्म्ड बाय डेब्रिस विद इन द वैलीज। तो जो ये रॉकी फ्लोर से बने होते हैं या फिर किससे बने होते हैं, जो वैली के अंदर ही जो डेब्रिस होता है उससे बने होते हैं। देयर कैन बी हैंगिंग वैलीज एट एन एलिवेशन ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द मेन ग्लेशियल वैली। तो जो मेन ग्लेशियल वैली होगी उसमें ही आपके अलग अलग तरीके की और भी छोटी वैली हो सकती है ऊपर, जिनको बोला जाता है हैंगिंग वैलीज। ठीक है, the faces of divides or spurs of such hanging valleys opening into main glacial valleys are quite often truncated to give them an appearance like triangular facets। तो triangular facets की तरह उनका क्या होता है, appearance होती है। Very deep glacial troughs filled with sea water and making up shorelines in high altitudes are called fjords। इनको बोला जाता है fjords। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा गहरे वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ्स होते हैं जिनमें सी वाटर फिल्ड होता है और जो शोर लाइन्स बनाते हैं कहां पर, हाई एल्टीट्यूड में, उनको बोला जाता है फ्योर्ड्स। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किस तरीके से दिखते हैं। देखिए ये होते हैं फ्योर्ड्स, ये आपका बहुत ज्यादा क्या है, वेरी डीप ट्रफ है, या वेरी डीप आपकी
ग्लेशियल ट्रफ है, ठीक है, और इस पर क्या भरा हुआ है, सी वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके बन जाते हैं क्या, फ्योर्ड्स, ठीक है, ये है फ्योर्ड्स। तो नॉर्वे जो आपकी एक जगह है जो यहाँ पर दिखी गई है, देखिए नॉर्वे, यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरीके के बहुत ब्यूटीफुल आपके फ्योर्ड्स हैं, ठीक है, तो उन्हीं का मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लेके आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पे, ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, देखिए, द अनअसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर्स इज कॉल्ड ग्लेशियल टिल। तो पहली चीज तो यह है, ये अनअसॉर्टेड होते हैं। अनअसॉर्टेड का मतलब है कि वहां पर कोर्स डेब्रिस भी है और फाइन डेब्रिस भी है, यानी कि कोर्स और फाइन दोनों का एक मिक्सचर है, और वो कोई सिस्टमैटिक मिक्सचर नहीं है, प्रोपोर्शनेट मिक्सचर नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 50% आपका कोर्स है और 50% आपका फाइन डेब्रिस है, ठीक है, ये आप चीज बिल्कुल भी नहीं कह सकते। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर एज अनअसॉर्टेड, ठीक है, और इनको बोला जाता है ग्लेशियल टिल। मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स इन टिल आर एंगुलर टू सब एंगुलर इन फॉर्म। जो बहुत ज्यादा, जो मोस्ट ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं टिल में, वो कैसे होते हैं, या तो एंगुलर होते हैं या फिर सब एंगुलर होते हैं, किसमें, फॉर्म में। स्ट्रीम्स फॉर्म बाय मेल्टिंग आइस एट द बॉटम साइड्स और लोअर एंड ऑफ द ग्लेशियर्स। तो वहां पर क्या होती है, स्ट्रीम्स बनती है कहां पर, या तो बॉटम पे या फिर साइड पे और या फिर लोअर एंड ऑफ द ग्लेशियर पे। सम अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रिस स्मॉल इनफ टू बी कैरिड बाय सच मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स is washed down and deposits। तो कुछ ऐसे रॉक डेब्रिस होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल इनफ होते हैं, जो इस मेल्ट वाटर स्ट्रीम से वॉश्ड होते हैं, जो वॉश डाउन होते हैं, यानी कि उनसे वो धुल जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट। तो इस तरीके के ही ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट्स को, ग्लेशियोफ्लूवियल मतलब जो फ्लो कर सकते हैं और जो ग्लेशियर से बने हुए हैं, दैट इज द टर्म गिवन एज ग्लेशियोफ्लूवियल। इन तरीके के डिपॉजिट्स को बोला जाता है आउटवॉश डिपॉजिट्स। और यही आउटवॉश डिपॉजिट्स जो होते हैं, जहां पर ये जाके इकट्ठा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उसी को बोला जाता है आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूं। अनलाइक टिल डिपॉजिट्स, यानी कि टिल डिपॉजिट्स के जस्ट अपोजिट साइड उसके जस्ट विपरीत अगर हम बात करें, तो आउटवॉश डिपॉजिट्स जो होते हैं वो रफली स्ट्रेटिफाइड होते हैं और असॉर्टेड होते हैं। यानी कि उसमें क्या होगा कि कोर्स और फाइन डेब्रिस तो उसमें भी होंगे, कोर्स और फाइन रॉक फ्रेगमेंट्स उसमें भी होंगे, लेकिन उसमें कोर्स और फाइन जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। यानी कि वो क्या होंगे, वो एक असॉर्टेड होंगे, स्ट्रेटिफाइड होंगे। द रॉक फ्रेगमेंट्स इन आउटवॉश डिपॉजिट्स आर समवट राउंडेड एट देयर एजेस। तो आप बात कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो ग्लेशियल टिल है वहां पर क्या है, एंगुलर टू सब एंगुलर इन फॉर्म है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर अनअसॉर्टेड है। लेकिन आउटवॉश डिपॉजिट्स में क्या होते हैं, वो पहली चीज है कि वो स्ट्रेटिफाइड है, असॉर्टेड है और वो राउंड होते हैं उनके शेप्स में, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ये दोनों चीजें, आउटवॉश डिपॉजिट्स, आउटवॉश प्लेन्स और ग्लेशियल टिल किस तरीके के दिखाई देते हैं। देखिए ये है आपके ग्लेशियल टिल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनअसॉर्टेड है, यहाँ पर छोटे और बड़े जो है वो आपके जो रॉक फ्रेगमेंट्स है वो मिले हुए हैं, ठीक है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो ये है आपके ग्लेशियल टिल्स। और ये है देखिए आउटवॉश डिपॉजिट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सारे के सारे ये छोटे छोटे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ये बड़े बड़े हैं सारे के सारे। तो ये बहुत ज्यादा असॉर्टेड है, ठीक है। ये है आपके आउटवॉश डिपॉजिट्स, ठीक है। और इन्हीं से जो प्लेन बनता है उसी को बोला जाता है आउटवॉश प्लेन, आउटवॉश प्लेन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखा गया है मोरेन्स। यहां पर भी देखिए मोरेन्स वर्ड आया था, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, दिखाता हूं क्या होता है। दे आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल। तो ग्लेशियल टिल के जो लॉन्ग रिजेस होते हैं, यानी कि जो लंबे डिपॉजिट्स होते हैं ग्लेशियल टिल के, वो होते हैं मोरेन्स, ठीक है। टर्मिनल मोरेन्स आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डेब्रिस डिपॉजिटेड एट द एंड और टो ऑफ द ग्लेशियर। वो एंड ऑफ द ग्लेशियर या फिर टो ऑफ द ग्लेशियर में होते हैं। लेटरल मोरेन्स क्या होते हैं, फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज। द लेटरल मोरेन्स मे जॉइन अ टर्मिनल मोरेन फॉर्मिंग अ हॉर्स शू शेप्ड रिज, ठीक। देयर कैन बी मेनी लेटरल मोरेन्स ऑन आइदर साइड इन अ ग्लेशियल वैली। तो लेटरल मोरेन्स जो है वो आइदर साइड ऑफ द ग्लेशियल वैली में हो सकते हैं। These moraines partly or fully owe their origin to glaciofluvial waters pushing up materials to the sides of the glaciers.
तो ग्लेशियर वैलीज से जो ये ग्लेशियो फ्लूवियल वाटर है, यानी कि जो ऐसा वाटर है जो फ्लो कर रहा है, और वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, आपके ग्लेशियर की जो वैलीज से, तो वहां से क्या होगा कि वो मटेरियल जो है वो बीच से फ्लो करता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके की कोई वैली है, ठीक है, अब यहाँ से आपका बीचों बीच में जो आपका ग्लेशियो फ्लूवियल वाटर है वो हो रहा है, तो जो आपके ये ग्लेशियल टिल्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो ऐसे करके यहाँ साइड में इकट्ठा होते चले जाएंगे, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है लेटरल मोरेन्स। ठीक, मैनी वैली ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग rapidly leave an irregular sheet of till over their valley floors. Such deposits varying greatly in thickness and in surface topography are called ground moraines. ठीक है, तो इनको बोला जाता है ground moraines. ठीक, the moraines in the center of the glacial valley flanked by lateral moraines is called medial moraine. तो जो बीचों बीच में अगर यहाँ पर कोई बनता है तो उसको बोला जाएगा medial moraine. ठीक, They are imperfectly formed as compared to lateral moraine. Lateral moraine थोड़ा सा perfectly बने होते हैं, ये जो है medial moraines ये imperfectly बने हुए होते हैं। और sometimes medial moraines are indistinguishable from ground moraines. कभी कभार क्या होता है कि जो medial moraines होते हैं वो ground moraines से उनके बीच में आप अंतर नहीं कर सकते, उनके बीच में आप distinguish नहीं कर सकते। आइए ये देख लेते हैं सारे के सारे moraines किस तरीके से दिखते हैं। देखिए ये है, ये मैं आपको बता रहा था, साइड में जो है वो लेटरल मोरेन्स है, ठीक है, जो बीच में बने हुए हैं वो मीडियल मोरेन्स है, यहाँ जो नीचे है देखिए ये एंड मोरेन्स है, ठीक है, एंड मोरेन्स, और हम कह सकते हैं ग्राउंड मोरेन्स। ये देखिए ये ग्राउंड मोरेन्स है सारे के सारे, ठीक है, और यहाँ पर ये जो बाद में जाके बना ये आउटवॉश है, ठीक है, और ये है आपका टर्मिनस ऑफ द ग्लेशियर, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारा ग्लेशियर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, और ये है यहाँ पर रिसेशनल मोरेन, जो हमारे यहाँ पर बन रहे हैं वो यहाँ पर पास में रिसेशनल मोरेन है, और आगे जाके ये ग्राउंड मोरेन्स बन जाते हैं, उसके आगे ये टर्मिनल मोरेन्स बनते हैं, और फिर बन जाते हैं आउटवॉश प्लेन्स या आउटवॉश डिपॉजिट्स। ठीक है, ये आप समझ गए। देखिए किस तरीके से ये लेटरल मोरेन्स है, साइड में बने हुए, बीच में जो है वो मीडियल मोरेन्स है, ठीक है, और ये जो साइड में यहाँ पर बने हुए हैं दे आर योर एंड मोरेन्स, इनको बोला जाता है एंड मोरेन्स। ठीक है, चलिए आगे देख, अगला है हमारा एस्कर्स। अब जब ग्लेशियर्स क्या होता है, देखिए व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट इन समर, अब गर्मी आएगी तो ग्लेशियर पिघलेगा, क्योंकि ग्लेशियर क्या है, मास ऑफ आइस, अब वो पिघलेगा। द वाटर फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द आइस और सीप्स डाउन अलोंग द मार्जिन्स और इवन मूव्स थ्रू द होल्स इन द आइस। तो जो वाटर है वो या तो आइस की सरफेस पे बहेगा या फिर उसके जो बीच में मार्जिन्स होंगे वहां से वो सीप्स डाउन कर जाएगा, यानी कि वो अंदर, उसके अंदर चला जाएगा। और कहां से अंदर जा सकता है, जो होल्स होते हैं आइस में वहां से भी वो अंदर जा सकता है। ठीक है, अब ये वाटर क्या है, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा बीनीथ द ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर के नीचे इकट्ठा हो जाएगा और ये स्ट्रीम की तरफ फ्लो करने लगेगा। इट फ्लोज लाइक अ स्ट्रीम इन अ चैनल बीनीथ द आइस, यानी कि आइस के नीचे बहना शुरू करेगा। सच स्ट्रीम्स फ्लो ओवर द ग्राउंड, ये जो है ये ओवर द ग्राउंड में बहेगा। ठीक है, नॉट इन द वैली कट इन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में बहेगा, ना कि ग्राउंड के ऊपर जो वैली कट है उसके ऊपर बहेगा। विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक्स, तो उसके जो तट होंगे वहां पर, जो बैंक्स होंगे वहां पर आइस फॉर्मिंग हो जाएगी। तो वेरी कोर्स मटेरियल लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक्स along with some minor fractions of rock debris carried into this stream settle in the valley of ice beneath the glacier, and after the ice melts can be found as a sinus ridge called esker। ठीक है, यानी कि जो बहुत कोर्स मटेरियल होंगे जैसे कि बोल्डर और ब्लॉक्स along with some minor fraction, कुछ छोटे फ्रैक्शंस के साथ ऑफ रॉक डेब्रिस के इस स्ट्रीम में कैरिड होते हैं, यानी कि इस स्ट्रीम से जो बीनीथ द आइस बह रही है उसके साथ कैरिड होंगे और सेटल कर जाते हैं कहां पर, इन अ वैली ऑफ आइस बीनीथ द ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर के नीचे जो वैली ऑफ आइस है, आइस की एक वैली है, आइस की एक घाटी है, वहां पर ये सेटल कर जाएंगे। और जब वो आइस मेल्ट करेगी, यानी कि जब वो आइस पिघल जाएगी, तो ये किस तरीके के दिखाई देते हैं, साइनस रिच की तरह। ठीक है, साइनस रिच मतलब आप कह सकते हो इस तरीके की एक साइनस रिच की तरह दिखाई देंगे, जिसको बोला जाता है एस्कर। आइए देख लेते हैं इसको भी हम फिगर में किस तरीके से दिखता है एस्कर। ये देखिए इस तरीके से है, ये इसके नीचे होते हैं और जब ये उसके ऊपर की जो बर्फ है, यहाँ पर पूरी बर्फ होगी, वो पिघल गई है, तो यहाँ पर जो ग्लेशियर था वो पिघल चुका है। अब ये नीचे से आपको इस तरीके से जो स्ट्रीम्स की तरह दिख रहे हैं और यहाँ पर ये जो आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे हैं एस्कर्स। ठीक है, दिस इज योर एस्कर। चलिए
आगे देखते हैं। अगला है आउटवॉश प्लेन्स। ये मैं आपको समझा चुका हूं, मैं फिर भी एक बार पढ़ लेता हूं। द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन्स, यानी कि ग्लेशियल माउंटेन्स के जो फुट पर है और बियॉन्ड यानी कि उसके आगे भी, द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स आर कवर्ड विद ग्लेशियोफ्लोवियल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट एल्यूवियल फैंस। एल्यूवियल फैंस क्या होता है ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। which may join to form outwash plains of gravel, silt, sand and clay। ठीक है, तो वहां पर बन जाता है आउटवॉश प्लेन्स। वो मैं आपको भी फिगर में जो मोरेन वाली फिगर थी उसमें मैं ये चीज दिखा चुका हूं। ठीक है, चलिए अगला है इसका एक लास्ट डिपोजिशनल फीचर बचा हुआ है, हम उसको कवर कर लेते हैं, वो है ड्रमलिन्स। ठीक है, देख लेते हैं क्या होते हैं ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर्स कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्लेशियल टिल। ठीक है, शेप कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है और ये बने होते हैं जनरली किससे, ग्लेशियल टिल से, विद सम मासेस ऑफ ग्रेवल एंड सैंड, यानी कुछ मास यहाँ पर ग्रेवल और सैंड का भी होता है। द लॉन्ग एक्सेस ऑफ ड्रमलिन्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, यानी कि जो इनकी एक्सेस होती है वो आइस मूवमेंट के पैरेलल होती है और इनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, दे में मेजर अप टू 1 किलोमीटर इन लेंथ, यानी कि लेंथ में 1 किलोमीटर तक हो सकती है और इनकी जो हाइट है वो 30 मीटर या उसके आसपास हो सकती है। ठीक है, वन एंड ऑफ द ड्रमलिन फेसिंग द ग्लेशियर, यानी कि जो एक साइड है ग्लेशियर का, जो एक एंड है ड्रमलिन का, सॉरी जो एक ड्रमलिन का एक एंड है जो ग्लेशियर को फेस कर रहा है, जिसको बोला जाता है स्टॉस एंड, वो ब्लंट होता है और स्टीप होता है देन द अदर एंड, जिसको बोला जाता है टेल। ठीक है, the drumlins form due to dumping of rock debris beneath heavily loaded ice through fissures in the glacier। तो ग्लेशियर में जो फिशर्स होते हैं, फिशर्स का मतलब होता है एक तरीके से आप मान सकते हैं कि छोटे होल्स कह सकते हैं या गड्ढा कह सकते हैं, तो वहां से जो रॉक डेब्रिस उसके नीचे इकट्ठा होता चला जाएगा, डंपिंग होती चली जाएगी, उससे बनते हैं। ठीक है, द स्टॉस एंड गेट्स ब्लंटेड ड्यू टू पुशिंग बाय द मूविंग आइस। तो जो स्टॉस एंड है ये किस तरीके से क्यों ब्लंट होता है, बिकॉज ऑफ द पुशिंग बाय द मूविंग आइस। और ड्रमलिन्स गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट, क्योंकि मैंने बताया कि जो ड्रमलिन्स की एक्सेस होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट होती है या ग्लेशियर के मूवमेंट की डायरेक्शन में होती है। चलिए इसको देख लेते, ये है ड्रमलिन। ठीक है, ये आपका जो एंड है, देखिए ये ब्लंट एंड है और इसको बोला जाएगा, ये ज्यादा स्टीप एंड है तो इस एंड को बोला जाएगा क्या, स्टॉस एंड। ठीक है, और ये अगला एंड जो है, आप इस एंड की बात कर सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा स्टीप कम है तो इसको बोला जाएगा टेल एंड। तो यहां से हमें पता है कि जो ग्लेशियर है वो इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, जो ग्लेशियर के मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो भी यही होगा। ठीक है, हमें ये इससे पता लग रहा है। और ये हमारा स्टॉस एंड है जो कम ब्लंट है या फिर कह सकते हो कि ज्यादा स्टीप है, और ये हमारा टेल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए, हमारा साथ देने के लिए। तो आगे आने वाले अभी इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं इस चैप्टर के, एक है वेव्स और करंट्स का और दूसरा है हमारा लैंड फॉर्म्स बाय द विंड। तो उनको भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से, जो कि एक बहुत बेसिक बुक है, चाहे आप स्कूल लेवल की बात करें, अपने +2 लेवल की बात करें, चाहे फिर आप यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस वगैरह के एग्जाम्स को लेकर आप अगर कंसर्न रख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप एनसीईआरटी से समझ लेते हैं तो आपको फिर इसके लिए कोई और बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप पढ़ना चाहते भी हैं, अगर आपका ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो, या फिर आप कोई ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा डीप में समझना चाहते हैं, अगर आप कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ते भी हैं तो भी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी एक बार आप ये एनसीईआरटी इसको बिल्कुल अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, हमारे ट्विटर पेज के थ्रू, हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, या फिर हमारी ओकुल की ईमेल के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इन वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सब लोगों को इन वीडियो से हेल्प मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में 5 के साथ, जो होगा हमारा लैंड फॉर्म्स बाय वेव्स एंड करंट। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग विद ओकुल। ओकुल के साथ अपना विश्वास बनाए रखिए, हमारे साथ सीखते रहिए, चीजों को एंजॉय करते रहिए।
धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।